So hi everyone and welcome back, and now in this video we are going to do controlling chapter of ISC Commerce Class 12। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग मतलब कीपिंग ट्रैक ऑफ थिंग्स। चीजें हमारे गोल से ज्यादा डिविएट ना हो जाए, हमारे गोल से ज्यादा भटक ना जाए, तो उसे हम वापस जब ट्रैक पे लाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। So following our plan, not letting things go out of track, that is controlling। ठीक है, तो इसको मैं पहले स्टेप से समझाता हूँ। स्टेप्स अगर आप समझ गए तो कंट्रोलिंग वैसे भी आपको समझ में आ जाएगी। तो देखना, ध्यान से समझना, स्टेप्स लर्न कर रहे हैं और स्टेप्स को आपको सीक्वेंस में बताना होगा। जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको इसी सीक्वेंस में बताना पड़ेगा। सो नंबर वन थिंग आपको क्या करना है? आपको स्टैंडर्ड सेट कर लेना है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है योर गोल। ठीक है, आप अपना गोल सेट कर लीजिए, अपना प्लान सेट कर लीजिए, अपना स्टैंडर्ड सेट कर लीजिए कि आपकी परफॉर्मेंस की क्या गोल रहेगी। जैसे लेट्स से हम लोग वाटर बॉटल्स बनाते हैं, तो हम लोग पर डे 100 वाटर बॉटल्स बनाएंगे, 100 यूनिट्स ऑफ वाटर बॉटल्स बनाएंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड सेट हो गया। ठीक है, नाउ वी विल एक्चुअली परफॉर्म। और एक्चुअल परफॉर्मेंस, लेट्स से हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ये सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्चुअल। तो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस था दैट वाज ओनली 80 यूनिट्स। तो पहले आप अपना गोल सेट कर लो, फिर आप देखो कि आप एक्चुअली में एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो। देन आप दोनों को कंपेयर करोगे। ठीक है, कंपेयर क्यों करते हैं? डिविएशन फाइंड आउट करने के लिए। सो हम अपने गोल से कितने भटक गए हैं, कितने दूर हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड डिविएशन। तो 100 का टारगेट था, 80 पाया, विच मींस वी आर 20 अवे फ्रॉम आवर टारगेट। वी आर 20 यूनिट्स शॉर्ट। वी आर 20 यूनिट्स शॉर्ट, राइट? वी वर 20 यूनिट्स शॉर्ट। अब जो 20 यूनिट का शॉर्टेज हो गया है, नाउ वी हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स। नाउ वी विल हैव टू एनालाइज कि ये डिविएशन क्यों हुआ, व्हाई इट हैपेंड। व्हाई का आंसर चाहिए, एंड हाउ, ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इन चीजों का हमें डिटेल्स चाहिए। बट डिटेल्स में जब जाएंगे ना, तो वी आर गोइंग टू नॉट लुक आफ्टर एवरीथिंग। हम लोग जब डिटेल्स में जाएंगे तो डिटेल्स चेक करने टाइम वी आर गोइंग टू चेक पॉइंट नंबर 1, इज इट अ की रिजल्ट एरिया। क्या वो इंपॉर्टेंट है? मतलब डिविएशन तो है, बट इज इट इंपॉर्टेंट? ठीक है, मतलब हर चीज, फैक्ट्री में बहुत सारी चीजें होती है, ऑफिस में बहुत सारी चीजें होती है, तो फैक्ट्री में जो चीजें हो रही है, एवरीथिंग इज नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारा ट्रैक पे रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीजों में प्लान फॉलो होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट ही नहीं है उसके तरफ ध्यान नहीं देंगे। सो वी विल फोकस, अगर डिविएशन है, वी विल फोकस ओनली ऑन की रिजल्ट एरियाज, इंपॉर्टेंट एरियाज। एंड सेकेंडली, वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी एक्सेप्शनल इन नेचर। मतलब हाई डिविएशन होना चाहिए। डिविएशन मस्ट बी हाई इनफ। जैसे आपका टारगेट था 100 एंड आपने अचीव किया 99, तो डिविएशन तो है, बट इज इट बिग इनफ? नो। तो फिर ठीक है ना, चलेगा। 2-4% इधर उधर होने से तो चलता है, ठीक है ना। 5% का तो हम लोग मान के चलते हैं कि चलो 4-5% इधर उधर हो ही सकता है। ठीक है, 4-5 यूनिट ज्यादा बना सकते, 4-5 यूनिट कम बना सकते, दैट्स ओके। बट 20 यूनिट्स का गैप इज बिग। सो जब आप डिविएशन एनालाइज करोगे ना, जब आप उसमें एफर्ट दोगे, टाइम दोगे और पता करोगे कि ये एक्सेप्टेबल था या नहीं, तो आप पहले ये देख लेना कि इज इट अ की एरिया, और दूसरी चीज आप ये भी देखना कि इज इट हाई इनफ, इज इट एक्सेप्शनल इनफ फॉर यू टू गिव टाइम टू इट। बाद में अगर वो सच में वॉज इट इंपॉर्टेंट, यस, वॉज इट बिग, यस, अगर दोनों का आंसर यस है तो आप एनालाइज करो, एंड बेस्ड ऑन योर एनालिसिस यू टेक करेक्टिव एक्शंस। फ्यूचर में ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो ये स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। सो मेक श्योर कि आपको ये स्टेप्स याद हो। जब भी आप बताओगे तो आप इसी सीक्वेंस में बताओगे। लिखना कितना है ये मैंने अपने बुक में लिख के दिया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। बस उतना ही लिख कर आना है 5 मार्क्स के लिए, अगर क्वेश्चन बना तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, हमने इससे पहले चैप्टर किया था प्लानिंग, और अभी हम लोग चैप्टर कर रहे हैं कंट्रोलिंग। इनफैक्ट आपका जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2025 एग्जाम्स के लिए, उसमें इस पार्ट से क्वेश्चन भी उन्होंने बनाया है। तो मैं एक बार पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये है क्या, और फिर लिखना कैसे है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो
प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में कोई इंटर रिलेटेडनेस है क्या, मतलब आर दे रिलेटेड? यस। देखो, एक होता है प्लान, एक होता है कंट्रोल, और फिर आपका आता है रिजल्ट। देखो, मान लो आपने प्लान बनाया, ठीक है, सपोज आपने अपनी स्टडीज का प्लान बनाया कि आप एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, उसका प्लान बनाया, बट यू डिड नॉट कंट्रोल इट। अगर आप प्लान से भटक रहे थे तो आपने कभी उसको ट्रैक में लाने की जरूरत नहीं समझी। मतलब यू हैड अ प्लान, आपका टाइम टेबल सेट था, आपने सब टाइमिंग वाइमिंग सब अपना बना के रखा, बट यू डिड नॉट बॉदर टू टेक केयर ऑफ द प्लान, तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? ऑफ कोर्स नॉट। प्लान विदाउट कंट्रोल इज यूजलेस। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, आपने प्लानिंग ही नहीं किया। जब प्लानिंग ही नहीं किया तो कंट्रोल करोगे किसको? इफ यू डिड नॉट प्लान तो कंट्रोल करोगे किसको? तो अगेन आपका रिजल्ट कुछ खास आने वाला नहीं है। थर्ड एग्जांपल, आपने प्लान बनाया और आपने कंट्रोल भी किया, देन आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये दोनों में रिलेशन है, बोथ हैव टू को एग्जिस्ट, बोथ हैव टू को एग्जिस्ट, देन ओनली आपका आगे जाके रिजल्ट अचीव होगा। दोनों में से एक भी मिसिंग है, नो पॉइंट, यू वोंट गेट रिजल्ट। ठीक है, तो इसी को कैसे लिखना है वो मैंने यहाँ पे लिख के दिया, आप इसको एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एरिया है बिकॉज ये सैम्पल पेपर में आया है। ठीक है, तो अगर इस बार आ गया तो वेरी गुड। हाँ, नेक्स्ट पार्ट है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों बैकवर्ड लुकिंग कैसे है एंड फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है। सो प्लान एंड कंट्रोल दोनों फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग है। कैसे? प्लान की पहले बात करते हैं। देखो, प्लान तो बनाया जाता है फ्यूचर के लिए, प्लान तो होता ही है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है ना, प्लान तो होता ही है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये फॉरवर्ड लुकिंग है। बट प्लान बनता कैसे है? जब आप प्लान करते हैं तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, क्या मैंने बोला? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बनाते हो, राइट? तो प्लान इज फ्यूचर लुकिंग ऑल्सो एंड बैकवर्ड लुकिंग ऑल्सो, क्योंकि आप बना रहे हो फ्यूचर के लिए प्लान्स, बट बना रहे हो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो ये फ्यूचर और पास्ट दोनों से रिलेटेड है। कंट्रोल पे आते हैं। कंट्रोल फ्यूचर लुकिंग कैसे है? क्योंकि देखो, आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल पॉइंट नंबर 5 क्या है? टेक करेक्टिव एक्शन। तो जब आप करेक्टिव एक्शन लोगे तो कब लोगे? फ्यूचर में लेंगे। तो इसीलिए ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। क्यों? देखो, जो गलतियां हो गई वो तो हो गई, अब आगे गलती नहीं करना है, आगे हमें सुधार करना है, फ्यूचर में सुधार करना है। तो कंट्रोलिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड। और कंट्रोलिंग करते कब है? जब एक्चुअल हो चुका होता है, व्हेन द परफॉर्मेंस इज ऑलरेडी डन, ये पास्ट में हो गया, अब हम लोग कंट्रोल करेंगे इन फ्यूचर। सो व्हेन द टास्क इज ऑलरेडी डन, देन हम लोग कंट्रोलिंग लगाते हैं और फ्यूचर में सुधार करते हैं। तो पास्ट भी आ गया एंड फ्यूचर भी आ गया, देयरफॉर इट इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग। तो इसका मैंने आपको आंसर लिख के दिया है, इसको आप बस ऐसे ही लिख कर आ जाना। आपको जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का हो सकता है, तो ये 3 मार्क्स बन सकता है। ये कभी आया नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट कैन कम। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं चैप्टर में, जल्दी खत्म हो जाएगा, अगले 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंस एक बार देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंस है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा। आपको टारगेट था 100 यूनिट्स, बट 100 यूनिट्स आप कर नहीं पा रहे थे, कंट्रोलिंग के हेल्प से आप अचीव कर पाओगे। देयर विल बी लेस वेस्टेज, हर चीज का ट्रैक रहेगा, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करोगे, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं, मतलब एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं होगा रिसोर्सेज का, नथिंग एक्स्ट्रा विल बी नीडेड, एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड जो आपका प्लान था उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ लगेगा। तो हमें ये यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अच्छा होगा इस तरीके से। डिसेंट्रलाइजेशन, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान दोगे। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, तो वहां पे आप समझोगे कि जो कंट्रोल करने वाला होता है वो हर चीज पे ध्यान नहीं देता, ही हैज लिमिटेड टाइम, तो वो इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान देता है, बाकी चीजें वो डिसेंट्रलाइज कर देता है, दूसरों को जूनियर से अपने सबॉर्डिनेट से करवाता है। तो कंट्रोलिंग प्रमोट्स डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन। देखो, फैक्ट्री में अलग अलग तरीके के काम चलते हैं, प्रोडक्शन चल रहा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल चल रहा है, पैकेजिंग चल रहा है,
ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स आर गोइंग ऑन, बट ऑल वर्क्स आर गोइंग ऑन टुगेदर, ऑल वर्क्स आर गोइंग ऑन टुगेदर। मेक श्योर आप भी थोड़ा थोड़ा लिखते रहे, जो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ या कुछ बोलता हूँ तो वो लिखते रहे, तो इससे आपके माइंड में ज्यादा रिटेन होगा। गोइंग ऑन टुगेदर, ठीक है, बट टुगेदर चल कैसे रहा है? कंट्रोलिंग की वजह से। अगर कंट्रोल अच्छा नहीं होगा ना तो फिर आप एक साथ अलग अलग काम कर नहीं पाओगे। फैक्ट्री में कभी देखे हो? फैक्ट्री आप तो कभी देखे नहीं होगे, बट फैक्ट्री में अलग अलग तरीके के काम चलते रहते हैं एक साथ। कहीं मशीन चल रहा है, कहीं रॉ मटेरियल डाले जा रहे हैं, कहीं पैकेजिंग हो रहा है, कहीं कुछ काम हो रहा है, कहीं कुछ काम होगा, कोई अकाउंटिंग कर रहा है, कोई ट्रैक रख रहा है, कोई मॉनिटर कर रहा है। डिफरेंट पीपल आर डूइंग डिफरेंट डिफरेंट वर्क। कोई सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, बट ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जन काम कर रहा है तो बाकी रुके हुए हैं, फिर बाकी काम करेंगे तो ये रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। सब एक साथ काम कर रहे हैं, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू कंट्रोलिंग। तो जब सब एक साथ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, एंड कोऑर्डिनेशन इज ओनली पॉसिबल इफ द कंट्रोल इज गुड। एंड लास्ट पॉइंट है, इससे एम्प्लॉइज का मोरल अच्छा रहेगा। इससे एम्प्लॉइज का मोरल अच्छा रहता है, एम्प्लॉइज का काम में मन लगा रहता है, उनको पता है कि उनको एक टारगेट अचीव करना है, ये जो टारगेट है 100 यूनिट्स उनको अचीव करना है, करेक्टिव एक्शन लेंगे और उसको अचीव करेंगे। एक एम्प्लॉय को अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना कि जाओ भाई काम करो, कोई टारगेट नहीं दिया, कोई डेडलाइन नहीं दिया, तो वो बोर हो जाएगा, वो फुल्ली काम करेगा नहीं, अच्छे मन से काम करेगा नहीं, वो बस आएगा काम करेगा, बट उसका काम में मन लगेगा नहीं, बिकॉज ही हैज नो डेडलाइन। उसको सरकारी बिजनेस में ये तो होता था ना पहले, गवर्नमेंट बिजनेस में, कि बस जाना है, टाइम पास करके आना है। डेडलाइन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, तो फिर काम में मन लगता है। ठीक है, सो दिस इज दीज आर ओनली 5 पॉइंट्स। ठीक है, आप बुक में देखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी दिए हुए हैं, जैसे लिमिटेशंस एंड ऑल, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी गिवे हैं, नॉट इन द सिलेबस। ठीक है, आप सीधा सीधी मेरा बुक फॉलो करो, आप मेरे बुक फॉलो करोगे, इसमें सिर्फ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस वही दिया हुआ है, पास एग्जाम क्वेश्चन के साथ, सबके सॉल्यूशंस के साथ इसमें गिवन है। आप इस बुक के बाहर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट डू दिस मच। ठीक है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इंटरेस्टेड पीपल कैन गो एंड सी। ठीक है, आप लास्ट मोमेंट आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम अ बिग बुक, आपको लगेगा एक एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। ठीक है, सो दैट यू कैन डू फ्रॉम माय बुक। चलिए लास्ट टॉपिक पे आते हैं इस चैप्टर के, और वो है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें आप लिख लेना, इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। अच्छा, एक टॉपिक है स्पैन ऑफ कंट्रोल, वो मैंने आपको डायरेक्टिंग चैप्टर नहीं करा दिया था, स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में डायरेक्टिंग चैप्टर के साथ मेंशन था, आप अपना सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें डायरेक्टिंग चैप्टर के साथ मेंशन है, तो मैंने डायरेक्टिंग चैप्टर के साथ ही स्पैन ऑफ कंट्रोल करा दिया था। यहाँ पे मैं नहीं करा रहा हूँ, ऑलरेडी करा चुका हूँ डायरेक्टिंग चैप्टर में। कंट्रोल बाय एक्सेप्शन या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये क्या होता है? तो जो मैंने आपको पहले बोला, देखो एक मैनेजर के पास 24 आवर्स है, और मैनेजर को इंपॉर्टेंट चीजें मैनेज करनी है, मैनेजर हर चीज नहीं देख सकता। ठीक है, यू कांट फोकस ऑन एवरीथिंग। आप देखो, आप भी जब पढ़ाई करते हो एग्जाम के लिए, तो आप भी पढ़ाई बाय एक्सेप्शन करते हो, स्टडीज बाय एक्सेप्शन करते हो, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जाते हैं, यू डोंट स्टडी एवरी वर्ड ऑफ योर बुक्स। तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये 5 एग्जाम में ज्यादा बार आया है, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं यही इंपॉर्टेंट करके जाऊंगा। सो दिस इज स्टडीज बाय एक्सेप्शन। सिमिलरली मैनेजर कांट फोकस ऑन एवरीथिंग, इससे फिर उसका टैलेंट फिर अच्छे से यूज नहीं होगा। ही हैज टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कि जहां पे सीरियस डिविएशन आए, जहां पे हाई लेवल डिविएशन आए ना, वहां पे वो क्या देगा? अपना अटेंशन देगा। अब इसके आप 2-3 बेनिफिट्स कर लेना, 2-3 से ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है, आप देखोगे मेरे बुक में मैंने बहुत जगह ऐसे ना हाईलाइटेड ये शेडेड एरिया दिया हुआ है, ये शेडेड एरिया रीडिंग कैटेगरी के लिए है, रीड ओनली। ठीक है, ये एग्जाम्स में नहीं आएगा, तो आप जिनके पास मेरा बुक्स है, तो आप बुक में देखोगे बहुत जगह पे मैंने ऐसे ऐसे शेड करके दिया है, ये जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, वरना जो प्योरली व्हाइट एंड ब्लैक में है आपको बस उतना करके जाना है। जैसे ये वाला चीज आपको करना है, बेनिफिट आपको करना है। ठीक है, जो शेडेड है वो ओनली फॉर नॉलेज है, जिनको लगता है कि आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में सिर्फ वो सब आएगा जो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में दिया है। ठीक है, 2-3 बेनिफिट देख लेते हैं। तो इसका क्या बेनिफिट होता है? आप हर चीज पे फोकस मत करो, आप सिर्फ कोर एरिया पे फोकस करो। इसका क्या क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले आप अपना टाइम इंपॉर्टेंट चीजों पे डिवोट कर पाओगे, योर टाइम विल बी डिवोटेड ऑन क्रिटिकल एरियाज, ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज। मैनेजर का टाइम लिमिटेड होता है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी होता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो
बड़े बड़े चीजों पे ध्यान दे और छोटी छोटी चीजें वो छोटे छोटे लोगों पे, अपने स्टाफ पे छोड़ दे, अपने सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ दे। नेक्स्ट पॉइंट होता है यस कि आप उसकी टैलेंट की सही इस्तेमाल करेंगे। बिजनेस में कोई मैनेजर है तो उस मैनेजर को अच्छी चीजों पे लगाओ ना, हाई लेवल की चीजों पे लगाओ, इससे उसका टैलेंट अच्छे से यूज होगा। आप इतने टैलेंटेड लोगों को लगा दोगे छोटे मोटे काम में तो फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ टैलेंट। ठीक है, और एक दो पॉइंट कर लेते हैं। कौन सा करें, ये पॉइंट नंबर 3 कर लो। इट प्रमोट्स डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो मैनेजर जो है वो इंपॉर्टेंट चीज देख लेगा और डेलीगेशन कर देगा, वो छोटे चीजों को डेलीगेट कर देगा, अपने जूनियर्स से करवाएगा। तो इससे जूनियर्स का भी मन लगा रहेगा कि वो मैनेजर का काम कर रहे हैं, और मैनेजर भी इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दे पाएगा। ठीक है, 2 से 3 पॉइंट कर लेना काफी है, 2 से 3 पॉइंट यहाँ, और मीनिंग बस इतना कर लेना। दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। हम लोग मिलेंगे वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर।